एको देवः सजयति शिवः केवलज्ञानमूर्तिः। देवी सा च त्रिभुवनमिदं यद्विभूतिप्रपञ्चः तेजो निधानममलं भगवान् सर्वज्ञतायुतमशेषकरं शिवत्वम्। यदुन्मीलनशक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात् स्वात्मायतनविश्रान्तां वन्दे तां प्रतिभां शिवां। फलन्ति चिन्तामणि कामधेनु कल्पद्रुमाः काङ्क्षितमेव पुंसाम् अप्रार्थितान् अप्रचितान् पुमर्थान् पुष्णाति मे मातुरुदारभावः। अखिल भारतीय संस्कृत परिषद की आज नक्षत्र मंडल पूर्ति संगोष्ठी है और संयोगवश ही सही आज मुझे जो है हमारे मंत्री जो परमादरणीय और पत्रिका जी ने सारे मंडल ने आमंत्रित किया है, अवसर दिया है, अनुग्रहित हूँ। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, शायद आएंगे वो, और ये परम आदरणीय डॉक्टर रवि किशोर त्रिवेदी भाई साहब, आप लोग चूँकि यहाँ की इस गोष्ठी के एक विशेष संबोधित करने से पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ का वैशिष्ट्य थोड़ा ये है कि अभी हम बात करेंगे परंपरा पर, तो ये परंपरा जो होती है उसका एक निदर्शन या एक सैंपल आप यहाँ देख सकते हैं। पुरानी जो परंपरा है लखनऊ विश्वविद्यालय के गुरुजनों की, उसमें से उसका जो एक धारा है वो अखिल भारतीय संस्कृत परिषद में इस समय दिखती है। परमादरणीय त्रिवेदी सर हम सबके मार्गदर्शक प्रयागराज के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में इस समय संस्कृत और प्राच्य विद्याओं का जो विभाग है उसके प्रमुख के रूप में अधिष्ठित हम सबके गौरव को बढ़ा रहे हैं। इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में भारत में इस समय वो हम लोगों का गौरव बढ़ा रहे हैं। बड़े भाई हैं, पढ़ाया है और उसके मंत्री हैं, उनको सादर प्रणाम करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय डॉक्टर अभिमन्यु सिंह भाई साहब, हमारे संरक्षक और वहाँ की परंपरा के बड़े ही सुजन और सौमनस्यशील प्राचार्य, इस समय प्राचार्य पद को अलंकृत कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, परमादरणीय डॉक्टर आनंद दीक्षित भाई साहब, इधर डॉक्टर सुनैना जी हम सबके साथ बहुत दिनों से काम कर रही चारुस्मिता, आइए भाई साहब, आपको मैं प्रणाम कर चुका हूँ आपकी अनुपस्थिति में और अपने एकेडमिक जो उनका शैक्षणिक काम है उसके लिए बहुत ही विख्यात रही, बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही अच्छे शैक्षणिक पृष्ठभूमि से परिवार से आई हुई और स्वयं भी बहुत ही उत्कृष्ट शैक्षणिक और प्रबंधकीय कौशल से युक्त आदरणीय डॉक्टर पत्रिका जी हमारी परिचित हैं, मित्र हैं, वो लोग साथ में कुछ दिन काम किया है वहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे आदरणीय मित्रवर प्रोफेसर गौरव सिंह जी, डॉक्टर अंशु जी जो लामार्टिनर कॉलेज में इस समय अध्यापनरत हैं, और संदीप जी हमारे बहुत प्रिय हैं और यहाँ के पदाधिकारी भी हैं। संदीप जी का चूँकि ये परंपरा का क्रम है तो उस पर थोड़ी बाद में बात करेंगे, लेकिन उनके साथ एक बहुत मैं से बहुत प्रेरित रहा
मैं इनसे प्रेरित इस सेंस में रहा कि, और आप लोगों को इसको 2 मिनट में साझा करता हूँ कि विद्यार्थी आते हैं, जब इनका एडमिशन हुआ, यहाँ के 2 लड़कों का एडमिशन हमने लिया, तो वो उस समय हम हाथ में था, हम मतलब ले लिया एडमिशन PhD में, हमने अपना ताकत इस्तेमाल की और एडमिशन ले लिया। एक तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, और उन्होंने भी बड़े परिश्रमी रहे वो। ये इनके साथ खास बात ये रही कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं और इधर उधर संघर्ष करते हैं, ये एक दृष्टांत है। इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव होता है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वहां से कोई गाइडेंस, मुझे लग रहा है वो साफ दिखता था कि इनका गाइडेंस उस सेंस में नहीं रहा है प्रारंभ में। तो इन्होंने जो है अपने टर्बोजेट के एग्जीक्यूटिव, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी काम किया, दूसरी तरफ पूरे काम किए इन्होंने, पाइप बेचे। इधर की तरफ जो हमारे संपर्क में आए, तब तक ये PG करके काफी अटक भटक चुके थे, लेकिन इन्होंने सीधे प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक कोई ऐसी परीक्षा नहीं रही उत्तर प्रदेश की जो स्वयं न पास की हो, हर पद पर। मतलब BTC में भी रहे, LTV पास किया, PGTV पास किया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी पास किया, और सब साइमल्टेनियसली किया। और कभी उनके मन में ये नहीं था कि हम नहीं करेंगे। वहां से पढ़ते थे, जब इनका इंटरव्यू था, सताओं से आते थे गर्मियों में इंटरव्यू की तैयारी करने, कि हायर एजुकेशन का इंटरव्यू, मतलब थकने का नाम नहीं। और इनकी धर्मपत्नी भी बहुत ही दक्ष हैं, वो भी, उनका भी सहयोग रहा होगा, ये न माने वो अलग बात है। लेकिन ये इनका प्रसंग इसलिए बताया कि ये इन्होंने ये एक दृष्टांत है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी जिजीविषा से नीचे से लेकर ऊपर तक क्रमशः जाता है। इनकी पृष्ठभूमि ये एक, जब आए थे तो भटके हुए ही थे प्रारंभ में, कि भाई आप सेल्समैन थे, फिर ये इधर गए, फिर उधर गए, फिर पढ़ने गए, फिर B.Ed किया, फिर MA, लेकिन बहुत ही अच्छे से। तो अगर फोकस हो के हम लोग काम, जो भी विद्यार्थी जन हैं वो करेंगे, तो इस तरीके से सफल हो जाते हैं। आपका भी जो है मैं बहुत ही सम्मान के साथ संबोधित करता हूँ, और आप जो सब लोग यहाँ विराजमान हैं, हमारे विद्यार्थी या अध्येता मित्र, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुख्य रूप से आप ही लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ये सब तो आप्तकाम लोग हैं, अपनी अपनी जगहों पर जहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ पहुँच गए हैं और अपने योगदान दे रहे हैं। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें से अभी आप लोग सेवा योजित कितने, कोई है इसमें जो सेवा योजित है अभी, या अभी PhD वगैरह ही कर रहे हैं? अभी सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। देखिए अभी क्या है कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर संस्कृत का उदान है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर ये जो बातचीत आजकल काफी कुछ हो रही है, इसके विषय में या तो मैंने कहा कुछ भी रखिए, फिर ये हुआ कि इस पे चलते करते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए हम लोग, एक चीज तो पता है कि अगर हम अपने को पर्यावरण के साथ अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, तो हमारी उत्तरजीविता थोड़ी बाधित हो जाती है। ये समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई। जैसे इस पूरी दुनिया में बताते हैं कि डायनासोर बहुत ताकतवर हुआ करते थे किसी जमाने में, और लेकिन वो इतने ज्यादा जायंट हो गए, इतने बड़े हो गए कि जब संकट आया तो उतने उनके बड़प्पन को सहन करने की इसके पास सामर्थ्य नहीं बची पृथ्वी के पास। ना उतना भोजन बचा, ना उतनी जगहें बची, ना उतना पानी बचा, सब प्रदूषित हो गया। तो आप जितने बड़े स्केल पर जाते हैं, बड़े साम्राज्य उसी तरह बिखर भी जाते हैं। बड़ी ताकत, जब बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, तो हम लोगों के पास दाय तो बहुत बड़ा है पुराना, लेकिन जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं वो अपने आप में एक चुनौती है। तो उस चुनौती में क्या है, उस चुनौती में अवसर भी है। ये मैं, चूंकि ये यहाँ का कार्यक्रम था अखिल भारतीय संस्कृत परिषद का, तो मैंने थोड़ी देर में बैठा, मैंने बाकायदे नोट किया उसको। ऐसे तो बोल सकता था पढ़ा हुआ। अभी हम जो भी करेंगे, कितना 5-10 मिनट कितना समय, आराम से आप बोलिए, कोई दिक्कत। हम जहाँ रहते हैं, हमारे आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, हमेशा एक व्यवस्था से, एक संहिता से संचालित होते हैं। तो इस समय हमारा जो, हम जिससे संचालित होते हैं, जो हमें चलाता है, हमारे ऊपर लागू होता है, वो हमारा संविधान है।
और संविधान के अंतर्गत बनाए जाने वाले कानून। हम सब लोग जो हैं उनमें से ज़्यादातर लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं या उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा अभी प्रभावित करने वाला है वो जो शिक्षा नीति आई है हमारी NEP 2020 जिसको कहते हैं। आप देख रहे हैं अभी उसकी परेशानियों का भी सामना बच्चे बहुत सारा कर रहे हैं अभी शुरू में जब लागू, लेकिन जब कोई बड़ा चेंज आता है तो ऐसे ही होता है। तो जब शुरू करते हैं उसको, अब हमारा जो आने वाले 35 तक का लक्ष्य है, 2035 तक भारतीय शिक्षा नीति जो नई आई है उसको लागू कर देना, ऐसा टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस समय पास 2 टारगेट है, एक तो हमारा 47 में विकसित भारत का टारगेट चल रहा है सरकार के पास, और दूसरा है ये शिक्षा नीति को लागू कर देना। तो ये क्या हम लोग अखबार में पढ़ लेते हैं या भाषण में सुन लेते हैं, चूंकि हमारे साथ साक्षात जुड़ा नहीं रहता है ये, तो हम उसको बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। लेकिन क्या है, आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करेगा आने वाले दिनों में, और जब हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करेगा तो हमें थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए कि कैसे प्रभावित करेगा, इसका अवसर कहाँ पर है हमारे पास। तो उसी के पहले जैसे शुरू होती है शिक्षा नीति, तो चौथे पेज पर ही वो लिखा गया है उसमें कि हम ये क्या होगा, ये जो नीति बनाई गई है ये प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। कौन सी नीति? नीति। एक तो ये बात हो गई, यानी वो ये मान रहे हैं। फिर क्या है, उसी में आगे जाएंगे तो उसके जब भी कोई नीति तैयार की जाती है, कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका फार्मूला बनाया जाता है, नहीं तो फिर बन नहीं पाएगी। मान लिया 3 लोग हैं, आप लोग कोई सभा बैठी, एक उस पर बात होनी है, तो आपस में जब मतभेद है तो उसका निर्णय कैसे होगा? तो निर्णय के लिए पहले सिद्धांत बनाए जाते हैं कि ये सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर ये नीति बनाई जाएगी। तो वो जो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर वो नीति बनाई गई है, उसमें जो कहा गया है, एक जो नीति निर्धारक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, उसमें यह कहा गया है कि इस नीति का जो सिद्धांत होगा वो होगा भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। और जहां, अब देखिए ये महत्वपूर्ण, जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना। यहां से आप जो है भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति, ये सारे क्षेत्र, इसमें इन 2 जगहों से प्रवेश पा जाते हैं। ठीक, तो ये कैसे होगा? इसके लिए इसके क्या होगा, इसमें तो विरासत का संरक्षण किया जाएगा, और शोध कार्य के द्वारा जो हमारी विरासत है उसका संवर्धन भी किया जाएगा। यानी जो है उसको बचाना, हमारे पास कोई बीज है पहले से, उसको सुरक्षित रखना जो है बीज रूप में, और फिर उसमें डेवलप करना उसको और अच्छे से, थोड़ा जो पॉलिश हो सके उसको पॉलिश भी करना। और एक और महत्वपूर्ण बात उसमें जोड़ी गई, वो ये है कि नए नए उपयोग सोचे जाने चाहिए उसके। ये भी लिखा गया है, ये जो ज्ञान प्रणाली है इसको जेब में नहीं रखे रहना कि हम याद रखें, हमने यहाँ आए और काव्य प्रकाश पढ़ दिया, श्लोक सुना दिए, वो भी ठीक, मतलब संरक्षण भी है, उसका संवर्धन भी है, परिष्कार भी, टीका वीका भी होगी, उसके बारे में नई समझ भी होगी। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात है कि उसके नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। तो अब जो पुराना मॉडल था उससे थोड़ा आपको बाहर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे यहाँ भर्तियां ऐसे होने लगी हैं, नाट्य केंद्र में जो भर्तियां हुई उसमें, और हम ये विशेष तौर पर आपको फिर से रेखांकित कर रहे हैं इस बात को कि हमको किस बात से बचना है। हमको शिक्षा प्रणाली की जो कमियां थी, या हमको जो चीजें प्राप्त हो गई, जैसे अब हम पढ़ते थे, हमने पढ़ा तो ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं कि जो हमने नाट्य शास्त्र पढ़ा तो हमको केवल सिद्धांत और कारिकाएं पढ़ाई गई, उसका कोई अभ्यास नहीं कराया गया। ना हमने कोई रंगमंच का प्रशिक्षण दिया उस समय नाट्य का, ना वहां पर कोई जो है गायन का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। नाट्य शास्त्र पढ़ लिया लेकिन न गाना, मैंने साइकिल चलाने की थियरी पढ़ ली, लेकिन साइकिल कभी चलाने का कोई कोर्स में प्रोविजन नहीं था। अब ध्यान देने की नहीं ध्यान देने बात, तो जो मैकाले रखते रहते हैं वो तो ठीक है, उसका अपना आनंद है, लेकिन जो मूल बात, महीन बात यह है कि जब कर्मकांड के नाम पर संस्कृत कॉलेज में ये जो अभ्यास थे, रिचुअल्स के नाम पर इनको बंद कर दिया गया कि जब नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन
आप रंगमंच नहीं करेंगे तो उसका परिणाम जानते हैं 1.5 साल बाद 200 साल बाद क्या हुआ कि जो सिनेमा था, जो मूल धारा का साहित्य है आज के समय में, वो आपके यहाँ से एकदम बाहर। कोई संस्कृत का प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन टेक्नोलॉजी में नहीं है। इस बात को आप थोड़ा समझिए, हो सकता समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो साहित्य है, साहित्य रटने से नहीं है। साहित्य क्यों पढ़ाया जाता है शास्त्र? या तो एक एक चीज, छोटी छोटी चीज ऐसी है कि वही पढ़ाई जाएगी जो महत्वपूर्ण होगी। पुराने लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं था कि लौकिक उपयोग में आना चाहिए। जो पंडित पुराने थे, हमारी जो परंपरा थी, उसमें इस बात में कोई संदेह नहीं था। ये जो अभी लिखा जा रहा है कि नए नए उपयोग भी सोचे जाए, अगर उपयोग नहीं था तो बताइए, पंडित राजाओं ने, तब तो किताबें भी लिखने में बड़ी कठिनाई थी, कागज रखने पड़ते थे, वो होते नहीं थे। तो इतनी पांडुलिपियां और नाट्यशास्त्र काव्यशास्त्र ग्रंथ क्यों लिखे गए? एक अलग से शास्त्र क्यों बनाया गया? क्योंकि तब जो मीडिया और सिनेमा का जो रोल आज की डेट में है, वो सारा का सारा रोल साहित्य के लोग करते हैं, साहित्यिक और कवि करते थे, और उसके सिद्धांत बनाए गए वहां पर। इसका महत्व तब पता चलता है, जैसे हम कह भी रहे हैं कि जब हमने यहाँ एक बार हम आया ट्रांसफर होकर लखनऊ कैंपस, तो हमने पहली बार ऐसा करने की सोची। तो यहाँ जो NBA के डायरेक्टर थे कुलश्रेष्ठ जी, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना कि नहीं, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, उनका नाम काफी है पूरी दुनिया में। तो हमने एक प्रोविजन किया उसमें, जितना बजट था कि उनको हम बुलाएंगे। हमने बात की, वो आने को तैयार भी हो गए। और मुझे और भी रोचक तब लगा जब उन्होंने कहा हमको थोड़ा साहित्य दर्पण और नाट्यशास्त्र कुछ छोटा छोटा समझा देना। अब देखिए, अब बात समझिए इस पे, इतना बड़ा जिसका पूरी दुनिया में नाम है थिएटर में, वो नाट्यशास्त्र के और उसके सिद्धांतों को कुछ समझना चाहता है। तो ये छोटे लोगों के लिए नहीं, छोटे लोगों मतलब कि जो काम नहीं कर रहे हैं या छोटा, उनके लिए नहीं। ये किताबें बहुत बड़े लेवल पर और काम करने के लिए बनी है। इसलिए इस पर बहुत ध्यान रखना है कि इसके नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। ये और हमारे यहाँ भर्तियों में ऐसा होने लगा है, जो लेक्चरर भर्ती हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, 1-2 आए हैं वहाँ पे, तो वो कलाकार भी हैं। जो पुराने पंडित जी लोग थे, उनको थोड़ी तकलीफ हुई जब 1-2 भर्तियां हुई, लेकिन अब ऐसा करना पड़ेगा। एक ये बात हो गई। अब इसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा IKS जिसको बोलते हैं, तो इसमें 3 इसके फार्मूले रखे हैं। एक तो परंपरा, दूसरी दृष्टि यानी विजन होना चाहिए हमारा पुराना, और इसका लौकिक प्रयोजन होना चाहिए, यही जो मैं बता रहा था। तो अब पढ़ने का थोड़ा डिजाइन बदलेगा, सिलेक्शन का भी थोड़ा, भले ही यहाँ पर आप सिलेक्ट हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में 15 साल में सर्वाइवल के लिहाज से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि AI भी आ रहा है। दरअसल एक और समस्या है, हमारे यहाँ भी एक बड़ी ड्राइव चल रही है खूब। एडू गोरिल्ला करके एक कंपनी है, आप लोग शायद उससे थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। वो हंट कर रही है कि जो संस्कृत के जानने वाले लड़के, उनका हमारे यहाँ थोड़ा ड्राइव चल रहा है उसका। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि कंपनियां आएंगी, संस्कृत जानने वालों को ले जाएंगी, कुछ ट्रांसलेट करेंगी, क्या इनपुट देंगी, वो हमने उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। लेकिन जब हम AI के डोमेन में जाएंगे तो AI का अपना एक नया चैलेंज है। अब उसमें केवल छोटी ट्रांसलेशन करने के लिए या केवल छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए जरूरत ज़्यादा नहीं रह जाएगी, ये नया होगा। तो उसके लिए हुआ क्या है? उसके लिए हुआ ये है कि भारत सरकार ने 3 चीज़ें की। एक तो उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक IKS डिवीजन बना दिया। ये डिवीजन कहाँ बना है? ये डिवीजन किसी संस्कृत विश्वविद्यालय में नहीं बना है। वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये डिवीजन बनाया कहाँ गया है? ये डिवीजन AICTE में बनाया गया है, जो टेक्निकल एजुकेशन की बॉडी है। AICTE जानते हैं? जैसे मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज जो जहाँ से मान्यता होती है, वो वहाँ से होती है। तो ये संस्कृत, और इसके सेंटर कहाँ बनाए जा रहे हैं? इसके सेंटर IIT खड़गपुर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ बनाए जा रहे हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या हुआ है, NEP 2020 में मैंडेट कर दिया गया है कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। मैंडेट का मतलब उन्होंने इसे एक कानून बना दिया, एक अधिकृत कर दिया कि क्या किया जाएगा। ये जो है इसको शिक्षा व्यवस्था में स्कूल स्तर पर, स्कूल और उससे ऊपर की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान परंपरा या प्रणाली को सम्मिलित किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में भारतीय ज्ञान प्रणाली को जहां जहां जो भी जगहें होंगी, तो उससे दो चीजों का है। एक तो जगहें बढ़ेंगी, मतलब आप अगर संस्कृत के हैं तो थोड़ा IKS में भी एक्सपर्टीज कर लीजिए,
और एक खतरा भी है कि जो संस्कृत की जगह हैं वो IKS में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। अगर संस्कृत का टीचर है उसको क्या कर दिया जाएगा, संस्कृत कम IKS, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरी चीज है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जगह जगह बनाए जा रहे हैं, तो अभी IITs नहीं बने हैं ज्यादातर। अब यहां पर आपको इसमें अच्छा, इसका मेथड क्या होगा? मेथड ये होगा कि इसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। अब इस तरीके से काम करना होगा कि खाली पढ़ के बैठना नहीं है, देखना है, उसको प्रायोगिक रूप से दिखाना है, और रिगरस एनालिसिस, और उसका खूब विश्लेषण। फिर विश्लेषण आएगा, विश्लेषण जो आप बैठकर करते हैं अपनी कक्षा में, क्लास में, टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन में, वो करेंगे। तो ये चीजें भविष्य में इस तरीके से इनका प्लान है। अब इसमें आप लोग कैसे करेंगे, ये मतलब मैंने मोटा मोटा बता दिया कि उसका आप दुनिया जो, जैसे लोग तो ये कह रहे हैं कि AI जिस तरीके से AI पे पैसा लगा रहे हैं लोग, और AI जिस तरीके से आगे हम लोगों के जीवन में आ रहा है, मतलब बदल रहा है चीज़ों। अब तो मुझे लग रहा है सारे लोग AI का प्रयोग करते होंगे अपने प्रोजेक्ट बनाने में, या कौन ऐसा इसने कभी ChatGPT नहीं यूज़ किया, या इसका टूल? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसा जिसने कभी नहीं यूज़ किया हो? नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं यूज़ करता हूँ ज़्यादा, अभी तक मैं नहीं कर पाता हूँ उसको ठीक से, लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो आसानी से हो जाता है, वो आसानी से चीज़ों को करता है। अब हमको उसका एक लाभ भी है, जैसे लोगों की अपनी आदत होती है। जैसे मुझे कभी कभी लिखने के लिए, कभी दिल्ली से कह दिया, कभी यहाँ पर कुछ कह दिया, कभी किसी बड़े, खास करके बड़े प्रशासनिक अधिकारी या नेता के लिए या किसी के लिए कुछ लिखना हुआ कि भाई वो भूलेंगे या ऐसा हुआ। एक बार तो बहुत सरदर्द हुआ कि किसी प्रधान, मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी था, उसके लिए लिखने के लिए कहा कि कुछ लिख के जाना है, और हमारा मूड ऐसा कि बने ही नहीं बनी। अब हम लिखी, और हमारे जितना कहता है उतना गुस्सा आता है, स्वभाव होता है दिमाग का। अगर किसी ने कह दिया कि 10 मिनट, इसको 1 घंटे में भेज दो, तो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो उस सब से ये बचाता है। मतलब आपको नहीं मूड बन रहा, एकदम विचार ही नहीं आ रहा दिमाग में कोई, तो आप कम से कम थोड़ा डालेंगे तो कुछ आपको प्रॉम्प्ट दे देगा कि अच्छा ये आइडिया आप कर सकते हैं इसमें। तो ये आएगा, लेकिन इसका खतरा ये है, आने वाले खतरा भी नहीं है, अवसर कहें जो भी कहिए, कि 15 साल बड़ा समय है। आपको कुछ नए ढंग से स्किल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक नई स्पीसीज भी आ रही है। स्पीसीज मतलब थोड़ा विज्ञान से मिला के, जो IKS पे बोल रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने निएंडर, हम कौन सी प्रजाति है? जंतु के रूप में हम जंतु हैं कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं कि नहीं? मानने की तो बात छोड़िए, हम जंतु हैं कि नहीं? इसमें कोई इसमें क्या ओपिनियन है आपका? बताइए भैया, जंतु हैं कि नहीं हम लोग? हैं? हम एनिमल हैं कि नहीं? हम लोग इतना संस्कृत पढ़ लिए कि देवता ही समझते हैं अपने आप को। हाँ नहीं, ठीक कह रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं। जन्म, जिसका जन्म होता है वो जंतु ही होता है, और नहीं तो जंतु ना होते तो संस्कारों की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो संस्कार किए जाते हैं, इतना संस्कार इसीलिए किए जाते हैं कि जन्मना जायते, जन्म से जंतु ही होता है व्यक्ति। जंतु का क्या मतलब होता है? जिसमें एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, भाई सांस लेते हैं, जो जंतु के जो जितने लक्षण हैं जूलॉजी में, वो सब हमारे ऊपर भी लागू होते हैं, ऐसा नहीं लागू होते हैं। वो सब हम भी वही सब करते हैं, आहार निद्रा सब रहता है, खाना खाते हैं। अपेंडिक्स वगैरह जो चीजें हैं ये सिद्ध करती हैं। हाँ, नहीं हम जंतु हैं। अरे वो लिखा हुआ है कि वो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है बिल्कुल है। तो जंतु के रूप में हम होमोसेपियंस, हमारा जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ने अपने सर्वाइवल में निएंडरथल्स को पीछे छोड़ा था। जब मानवों की प्रजातियां विकसित हो रही थी, तो उस समय कुछ कारणों से अपनी प्रपंच करने की आदत के कारण हम लोग विकसित हो गए, बच गए और आगे निकल गए। आपको मालूम है, इसकी हम लोग बहुत बुराई करते हैं। इनफैक्ट जो भाषा और लिंग्विस्टिक स्किल थी, इसकी वजह से हम लोग आगे निकल गए। हाँ, निएंडरथल्स थोड़ा पीछे छूट गए। इसीलिए वाणी को, वाक को, हमारे यहाँ 2 चीजों, अब वैदिक वेद में देखें, वाक को और अग्नि को बहुत महत्व दिया जाता है शुरू में ही। अब क्या हो गया कि हम हैं होमोसेपियंस। लेकिन अभी जो नए प्रयोग हो रहे हैं, आपने सुना होगा, वो जो अमेरिका वाले हैं, ये हम फोन लाए हैं अभी, क्या नाम है उनका, मस्क। ये लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं कि अब हमारे जो आदमी है उसके ब्रेन में भी चिप लगाई जाएगी। तो ये चिप क्यों लगाई जा रही? अभी हम बाहर से अपना ये चैट ये यूज करके AI हम बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि हमारे ब्रेन में ही कुछ वैसी चीजें लगाई जाएंगी जो हमारी क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। मतलब जैसे ब्रेन प्रोसेस करता है, अब प्रोसेसिंग कैपेसिटी और बढ़ गई, पता चला एक प्रोसेसर लगा लिया अपने अंदर।
तो ये होमोड्राइड्स का जमाना आने वाला है, आने वाले दिनों में, ऐसा माना जा रहा है। इसको होमोड्राइड्स कहते हैं। जैसे होमोसेपियंस थे, और इंटेलिजेंस के एरेना में, एरेना कहते हैं जहाँ मुकाबले होते हैं, इंटेलिजेंस, जहाँ इंटेलिजेंस से जो काम होता है, बुद्धि से जो काम होता है, जहाँ गणनाएं की जाती हैं, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा सब तेज काउंटिंग आ रही है, ये सब। तो जो होमोड्राइड्स होंगे वो होमोसेपियंस को पीछे छोड़ देंगे, इसमें कोई ज़्यादा संदेह नहीं है। बुद्धि के क्षेत्र में मुकाबला आपके जो चिप लगा देंगे तो उसका नहीं है। सेप्टिलियंस में बहुत ऊंची ऊंची गणनाएं हो जाएंगी सेकंड के समय हिस्से में। अब बचा क्या आपके पास अभी फिलहाल? मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, IKS की बात हम लोग कर रहे हैं। बचे अभी इमोशंस, रस बचा हुआ है। तो हम सिर्फ ये बात, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बात बता रहे हैं कि आपके पास है क्या, आपकी महिमा क्या है। जिस चीज को 1000 साल से रसो वैसा, रस के कैसे रस होगा, रस क्यों होता है, रस की आध्यात्मिकता क्या है, रस का मनोविज्ञान क्या है, इस पे जो ये सब अभिनव गुप्त, तो उनके पहले के आचार्य बहुत सारे वो करते रहे हैं। वो जो महिमाशाली चीज है वो अभी भी इमोशंस में ज्यादा, उस पर अभी वहां भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है उस एरिया में भी जाएगी, आगे क्या करेंगे अभी नहीं कह सकते, हमारा एरिया भी नहीं है। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से ये जो इधर की चीजें हो रही हैं, इसमें भी आप लोगों को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। जो लोग अभी थोड़ा भी जागरूक हो जाएंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे। थोड़ा सा भी आप एक्टिव हो गए, थोड़ा सा भी दूसरी चीजों से जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं। ये क्या कहते हैं, चीज़ों को मिलाना, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने रटने को और उसी को अभी तक अपना, इसी में खुश हैं कि हमने ये पढ़ लिया, याद कर लिया, और उसी के परिष्कार को बार बार हम सभाओं में बोलते हैं, उसी का शास्त्रार्थ का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो प्री कुक्ड है, वो पहले से हो चुका है। अब आगे बढ़ कहाँ रहे हैं, और उसको ये जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात ये लिख दी है कि उसके लौकिक प्रयोग कहाँ हो रहा है, ये NEP में आ गया है। ये बात मिस कर दी थी हम लोगों ने, क्योंकि सारी चीजें लौकिक प्रयोग के लिए ही बनी थी। तो इस लिहाज से हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए, बातें करनी चाहिए, और थोड़े प्रयास करने चाहिए। इतना है कि इस समय 5 पैसे का भी प्रयास करेंगे तो उसका फल जो है 95 पैसे का मिलेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि ये बदलाव, जब जहाँ बदलाव हो रहा होता है या तो धाराएं मिल रही होती हैं, वहां बताते हैं ऊर्जा बहुत हो जाती है। हम लोग कहाँ करने का, प्रयागराज कितना स्नान करने जाते हैं, वहाँ संगम हो गया, संगम हो गया तो बड़ा पुण्य क्षेत्र हो गया ना। ये जो संगम काल है या संक्रांति काल है, इस संक्रांति काल में अगर थोड़ा सा भी उधर ध्यान लगाया तो काफी हम लोग आगे जो हैं वो जा सकते हैं। तो ये तो कानूनों की और वर्तमान स्थिति है जो हो गई है अभी की। अब मुझे लग रहा है समय काफ़ी हो गया है, तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं, और नहीं तो आगे भी बात कर सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के विश्लेषण पर जा सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा है, व्यवस्था के तहत। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5-10 मिनट में सर उसको कंक्लूड कर दिए। देखिए ये व्यवस्था पर यही करे, मैनेजर आदमी एकदम मैनेजर चलती दुनिया प्रबंधन से ही, ऑर्गेनाइजेशन से, वो वास्तविकता है वही। तो देखिए अभी क्या है कि एक मजे की बात कर लेते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा, ये इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। ये इतना हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं? किसी को कुछ बात पूछनी हो तो पूछिए, या कोई बात पूछना नहीं, मतलब चर्चा करनी, कोई संदेह हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो सर। जब हम संस्कृत को देखते हैं, हाँ, तो एक तरह से हम लैंग्वेज को ही महान मान लेते हैं, हाँ, कि हम संस्कृत पढ़ लिए हैं, हाँ, और व्याकरण और साहित्य इसके बारे में जान लिया। हाँ, लेकिन सर जैसे आपने कहा कि लौकिक उपयोग, हाँ, तो सर आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ। लौकिक उपयोग जैसे हमने आपको बताया भी कि इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस क्या करती, कैलकुलेट करती चीज़ों को। उसके लिए कंप्यूटर्स बन गए हैं, चिप्स बन रही हैं, प्रयोग चल रहे हैं, तो वो तो कैलकुलेशन में हम अब अपनी मानव बुद्धि से थोड़ा
हम डिपेंड करेंगे चीज़ों पर, मतलब हमको अपने यहाँ भी दिमाग में किसी के लगानी पड़ेगी, चाहे वो जैविक बनाए या कृत्रिम भी एकदम बनाए, वो क्या होगा वो तो हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन लोग इंजीनियर कर सकते हैं इसको। हम उसी में दूसरी चीज़ हमने बताई, तो एक सेक्शन है, आप अभिनव गुप्त का नाम सुना है आपने? तो जो अभिनव गुप्त थे वो उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा, क्या काम किया? सर उन्होंने नाट्य शास्त्र के ऊपर, तंत्र के ऊपर बहुत सारे काम किए। हाँ, तो वो क्या थे कि उन्होंने, वो मूल रूप से दर्शन और मूल रूप से साधक थे, आगमिक थे और तांत्रिक साथ। तो तंत्र में क्या होता है, जो साधनाएं करते हैं इसके आध्यात्मिक पक्ष तो जो है वो तो हैं, हम उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं यहाँ, लेकिन जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें होता क्या है, साधना में क्या होता है? साधना में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारा मनोविज्ञान बदलता है, हमारी शारीरिक स्थितियां बदलती हैं, हमारे प्रभाव क्षेत्र बदलते हैं। तो ये आप इसको आधुनिक विज्ञान की दृष्टि आप मनोविज्ञान या पैरासाइकोलॉजी के एरिया में कर सकते हैं। तो आपको ये बात मालूम होगी कि इस समय जो बड़ी HR कंसल्टिंग एजेंसीज हैं वो थिएट्रिक्स को बड़े जो कारपोरेट लीडर्स हैं उनमें लीडरशिप स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं उन टेक्निक्स को। इसका बहुत पैसा मिलता है उनको, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े लोगों को ट्रेनिंग होती है ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। मैंने भी इसका व्यक्तिगत स्तर पर प्रयोग किया है, खासकर फौज में भर्ती होने वाले अफसरों की ट्रेनिंग में हमने इसके, जो हमारे पास लिमिटेड डेटा थे, कुछ हमारे घर के लड़के थे, कुछ बाहर के लड़के थे, उन पर उन प्रविधियों का प्रयोग किया। और उन प्रयोग में मैंने ये पाया कि मैंने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, ये मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी काफ़ी पहले से, कि अगर किसी वहाँ टेस्ट होता है भाई, उसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, टेस्ट के आधार पर उसका एक मैप बनता है कि इसमें ये फैक्टर कम है, ये फैक्टर ठीक है, ऐसा है, ये गुण है, ये गुण नहीं है, ऐसे बनते हैं ना। फिर हम क्या करते हैं, हमने एक डिज़ाइन किया उसके लिए कि इसको ये कराते हैं, ये हम इसको, जो हमारी थिएटर्स की टेक्निक्स हैं नाट्य शास्त्र की या रस सिद्धांतों की, या उसका हम इसमें भी प्रयोग करते हैं। आप देखते नहीं, ये जो पूजा पाठ कराते हैं, ये देखने का नजरिया, इसमें मैंने बताया था ना, इसमें लिखा हुआ परंपरा, दृष्टि और लौकिक प्रयोजन। तो जब हम वहाँ, तो हम अपना पूजा पाठी सनातनी हैं, श्रद्धालु हैं, जब वो हम उधर करते हैं अपने घर में, लेकिन जब हम इधर मेज के इधर बैठते हैं अपने स्कूल कॉलेज में, और जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तब हम बुद्धि से काम करते हैं, तब हमारा पर्सपेक्टिव उसके लिए डिफरेंट है। तब हम ये देखते हैं कि अच्छा, ये जो कर रहे हैं इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसको डिजाइन किया कि आप हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं, जो भी पढ़वाते हैं, ऐसे लोग में भी उसका लाभ लेते रहते हैं लोग, वो एक अलग मामला है। फिर उसको दोबारा टेस्ट किया, फिर हमने देखा कि ये जो ट्रेट इसकी थोड़ी सी लैग कर रही थी, ये कुछ हमने अभिनय के प्रयोग किए, तो अपने आप ही अंदर से, एक तो ये कि आप बाहर से ट्रेनिंग, जैसे आमतौर पर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम क्या है, वो क्या करेंगे, अच्छा तुम्हारा यार तुम इस वर्ड का ये लिखना, वहाँ जो टेस्ट होते हैं वैट टैट कहते हैं उनको, बहुत सारे टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी के, जो जिस तरीके से टेस्ट करते हैं वो प्रैक्टिस कराते हैं उसकी। अच्छा ये शब्द आया तो ये लिखना, इतना 15 सेकंड का समय होता है इसमें ये लिखना, ऐसे रटाने का, उससे भी थोड़ा असर पड़ता होगा, अंदर जाता होगा उसी शब्द से। लेकिन हम जब इधर से जाते हैं तो क्या हुआ कि आदमी बदल गया, वो लिखेगा ही भाई। ऐसे ही हमको एक रोल के लिए तैयार करना है कि इसको हमको एग्जीक्यूटिव बनाना है। ये अखिल भारतीय संस्कृत परिषद में जैसे मैडम काम कर रही है, तो इन्होंने बहुत अच्छा अपने ढंग से काम किया। ये छुट्टी पे जा रही है 1 साल की, अब कोई नया आदमी आया है यहाँ, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए, सोशल आउटरीच की कैपेसिटी होनी चाहिए, उतनी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उतनी परसेवरेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि यहाँ आज की छुट्टी के दिन हमको बुला लिया, हम जान रहे थे कोई नहीं आएगा, हम भी आ गए, सही आदमी को फोन किया कि हम मना नहीं कर पाएंगे, ये मिश्रा जी हमारे भाई ये हैं हमारे यहाँ, हम भी जान रहे हैं छुट्टी हो गई, हम मना कैसे करेंगे। अच्छा लड़के नहीं आएंगे तो चल जाएगा, बाहर के किसी बता रहे थे पुलिस वाले को बुलाते तो अखिल भारतीय संस्कृत परिषद का वो भी दिखाना है कि ऐसा नहीं, यहाँ लड़के नहीं आए, तो कोई नया आदमी आएगा तो इम्पैक्ट ही खराब हो गया पहले दिशा में, जो परिचित नहीं है यहाँ से। तो ये सारी स्किल्स आदमी कर रहा है ना, ऑर्गेनाइज कर रहा है थॉट को, तुरंत डिसाइड कर रहा है चीज़ों को, वो नहीं कर पा रहा, मतलब किसी को कर दिया आपने, तो कैसे डेवलप करेंगे। उसके लिए एक रोल सेट करेंगे कि ये चीज़ें हैं, इनको कैसे प्ले करेगा, तो उसका एक वो मनोविज्ञान में ठीक से पढ़ाया जाता है। बस मनोविज्ञान में और हमारे यहाँ अंतर क्या है कि देखिए, मनोविज्ञान हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है,
हमको बहुत कष्ट होगा दिमाग में, हम बहुत परेशान भी रहते हैं, बताते हैं बहुत स्ट्रेस है, आजकल बोलने लगे बहुत स्ट्रेस, बहुत परेशानी है, हमको दिखता है, भूल जाते हैं रोज, और नाम भी नहीं याद रहते हैं अपने दोस्तों के, और बहुत हम नींद नहीं आती ठीक से, ये सब बताते हैं। लेकिन हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कभी जाते नहीं हैं। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय समाज की, आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए, सुना जबकि इस तरीके की परेशानी हुई हो, आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के पास गए, नहीं जाते। आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो पंडित जी के पास जाएंगे कि भैया पंडित जी देखो ग्रह दशा माँ ठीक नहीं चल रही का, तो ज़्यादा परेशानी। ये यहाँ का डेवलप्ड सोसाइटी का, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थी मैडम, मुझे उसका भी एक्सपीरियंस था। उनकी बेटी वहाँ से पढ़ाई कर रही थी, बड़े घर की थी, कोर्ट जज थे हस्बैंड, बड़े एडवाइजर भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने चर्चा की एक बार कि वो लड़की पढ़ रही थी यूएसए में, अब उसको पीजी में एडमिशन लेना था। अचानक उसको ये डिसीजन होना था कि अब इंडिया में है कि हमको वहाँ पढ़ना है। तो उसमें वो लेके परेशान थी। तो हमने समझा कि परेशानी क्या है, तो परेशानी ये थी कि अगर वहाँ पढ़ना है, हमको यूएस में आगे रहना है, तो हम साइकियाट्री पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमको वहाँ से यहाँ वापस आना है इंडिया में, तो हम न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कोई साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाने नहीं जाएगा, और वहाँ साइकियाट्रिस्ट हाईली पेड है, सबसे बड़ा धंधा वहाँ साइकियाट्रिस्ट का, उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ भले से भला आदमी, चाहे उसको जितनी दिक्कत हो, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाता, वो न्यूरो वाले के पास जाएगा, उसको रीढ़ की दिक्कत होगी। तो ये हमारी कल्चरल, हमारी मनोदशा है। तो हम साइकोलॉजी से, हम जैसे उदाहरण दे रहे हैं आपको, हमें बात विज्ञान की लेकिन करनी पड़ेगी। हम डायग्नोसिस करेंगे साइंस से, और थेरेपी करेंगे हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन से। लेकिन हमको जो उसके सेट जैसे बनाने पड़ेंगे, वो हमको मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न जो सेटअप है उसके आधार पर बनाने पड़ेंगे। रामदेव जी कैसे कहे इतना हो गए, वो क्या करते थे, योगा कराते थे तो यूज करते थे एमआरआई और फलाना ढमकाना, ये हमने अल्ट्रासाउंड करा दिया ठीक हो गया। ये थोड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा में अल्ट्रासाउंड होता था क्या, या बीपी नापने की मशीनें लगाई गई थी। तो हमको क्या है, उनको फ्यूज करना है, हमको ब्लेंड करना है, उनको एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्व करना है, और उसको वेरीफाई करके उनके नए नए सेट्स को हमको आगे लाना। हमको असलियत में समझना है, रट के नहीं रखना है। हम रटे हुए हैं, इंटरव्यू दिया, बहुत बढ़िया धारा प्रभाव बोले, नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में। सिनेमा हमारे यहाँ कोई नहीं देखता। आपका मुंबई सिनेमा जगत पे अभी थोड़ा जमाना बदल गया है, तो दक्षिण वालों ने थोड़ा इधर कर लिया है, नहीं तो पूरा का पूरा अलग ही हिसाब किताब था। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में कौन सी टेक्निक क्या होता है। तो ये जो शास्त्र में और व्यवहार में जो गैप आ गया है, ये भारतीय शिक्षा परंपरा और ज्ञान प्रणाली को असली आघात है। ये जो है इसको फ्यूज करना है, इसको मिलाना है, इन्हीं तीन चीजों का ध्यान रखना है। और उसके लिए अपने को सबसे पहले अपने दिमाग को खोलना है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत समझ में आया होगा। ठीक, तो अब तो समय हो गया लग रहा है संदीप जी, है ना। संदीप जी हमारे ये मैनेजर आदमी हैं, इनकी बात हम अपने आप ही से तो नहीं पूछते थे, है ना। तो अब जो है सबको बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आप लोग बहुत सर्दी में आए आज, और बहुत धैर्यपूर्वक जो है कुछ मेरी बातें सुनी आपने, चर्चा की, और जो भी हमारे मित्र और हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनका कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रति अपने प्रेम को इस तरीके से लौकिक प्रयोजन के रूप में भी प्रदर्शित किया। बहुत अनुग्रहित हूँ, धन्यवाद।